Hello everybody, how are you? I welcome you on my YouTube channel. आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं द बियॉन्ड द फ्रंटियर्स। बियॉन्ड द फ्रंटियर्स इट मीन्स कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पर तो मुग़ल रूलर्स ने अपनी ट्रेडिंग, अपना एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट तरीके अपनाए हुए थे, लेकिन क्या वो अपनी इन बाउंड्री से बाहर भी उनकी ट्रेडिंग हुआ करती थी। हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मुग़ल क्रॉनिकल से ही मिली है। तो हम यहाँ पे फर्स्टली डिस्कस कर रहे हैं कि राइटर्स ऑफ द क्रॉनिकल्स लिस्ट मैनी हाई साउंडिंग टाइटल्स एज्यूम्ड बाय मुग़ल एम्परर्स। क्रॉनिकल्स के जो राइटर्स थे वो बड़े बड़े टाइटल्स उन्होंने राजाओं के बारे में लिखे हैं अपने क्रॉनिकल्स में। जैसे मुग़ल एम्परर्स के लिए मुग़ल एम्परर को टाइटल दिए जाते थे, कुछ नाम के साथ उपाधियाँ दी जाती थी। दिस इंक्लूडेड जनरल टाइटल्स। ये कौन कौन से थे? जनरली जो दिया जाता, आमतौर से सभी रूलर्स को दिया जाता था तो शहंशाह कह दिया करते थे। शहंशाह की उपाधि तो सबको दे दी जाती थी। कोई भी रूलर होता था मुग़लों में तो हर एक को शहंशाह बोलते थे। शहंशाह का मीनिंग किंग ऑफ द किंग्स। और अगर स्पेसिफिक टाइटल्स की बात की जाए, कुछ स्पेशल टाइटल्स की बात की जाए जो अलग अलग राजाओं को मिले हुए थे, तो उनमें क्या था, वो तब मिलते थे उनको जब उनको राजगद्दी पर बिठाया जाता था, असेंडिंग ऑन द थ्रोन। लाइक जहांगीर। जहांगीर इट मीन्स जहांगीर, वर्ल्ड सीजर, वर्ल्ड को जीतने वाला। शाहजहाँ, किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये शाहजहाँ भी उनकी एक टाइटल था और जहांगीर भी उनका एक टाइटल था। वैसे अगर उनका ओरिजिनल नेम कुछ और ही था। नेक्स्ट वन, द क्रॉनिकल्स often drew on these titles and their meaning to reiterate the claims of the Mughal emperors or to uncontested territorial and political control। तो यहाँ पर ये जो क्रॉनिकल्स है ये किस इन टाइटल्स के बारे में ये बताते हैं कि भाई ये टाइटल इसलिए दिए जाते थे ताकि जो मुग़ल एम्परर है वो अपनी पूरी टेरिटरी पर अपना पूरा कंट्रोल, उसका पूरा कंट्रोल है। उसके नाम से ही पता चल जाता था कि उसके कंपैरिजन में उसके पैरेलल कोई भी रूलर नहीं था। Yet the same contemporary histories provide accounts of diplomatic relationship and conflicts with the neighboring political powers। फिर भी उनके जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्रीज़ हैं, यानी कि और भी मुग़ल एम्पायर के अलावा अदर एरियाज़ में जो दूसरे एम्पायर्स थे उनकी कुछ हिस्ट्रीज़ लिखी गई थी। तो उन हिस्ट्रीज़ से भी ये पता चलता है कि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने पड़ोसियों के साथ थे। इनके कुछ जो नेबरिंग एम्पायर्स थे उनके साथ इनके रिलेशंस थे, एज वेल एज इनके कन्फ्लिक्ट्स भी थे विद द नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स। मतलब जो पड़ोसी ताकतें थी उनके साथ इनके युद्ध भी होते थे और इनके रिलेशनशिप भी थे। These reflect some tension and political rivalry arising from competing regional interest। और ये बताता है कि हाँ, उनमें कुछ टेंशन्स भी हो जाती थी, आपस में झगड़े हो जाते थे या उनके राजनीतिक राइवलरी सामने आ जाती थी, प्रतिद्वंद्विता सामने आ जाती थी। तो रीज़न क्या क्या थे और कहाँ किनके साथ उनके झगड़े हुए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पर टू एम्पायर्स के बारे में ही बता रखा है कि उनके, जैसे सफ़ाविड और कंधार के बारे में बात करते हैं। तो सफ़ाविड रूलर्स कहाँ के थे? वो ईरान के थे। तो सफ़ाविड रूलर्स का तो वही है ना जहाँ पर हुमायूं जाके रुका था, जहाँ पर हुमायूं को रिफ्यूज मिला था। लेकिन फिर भी उनका झगड़ा हो गया क्योंकि कंधार एक ऐसा एरिया था जो प्रॉस्पर्स एरिया था। दूसरी बात क्या था, अगर कोई भी नेबरिंग एनिमी इंडिया को जीतना चाहता था तो पहले उसको कंधार को जीतना होता था। कंधार एक अकेला ऐसी जगह थी जहाँ से होके ही इंडिया में एंट्री होती थी। नेक्स्ट वन क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो भी हमारे इंडिया में आना चाहते थे, तो उनको भी सबसे पहले कंधार पे ही कंट्रोल करना होगा। तो कंधार एक ट्रेडिंग मैनर से भी, पॉलिटिकल मैनर से भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा झगड़ा हुआ था अफ़गानिस्तान में। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द मुग़ल किंग्स एंड द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ ईरान एंड तुरान hinged on the control of the frontier defined by Hindu Kush mountains and separated Afghanistan from the regions of Iran and Central Asia। कि इनके आपसी रिलेशन
किस किस के, मुग़ल राजाओं के और नेबरिंग कंट्रीज़ के। कैसे रिलेशन, इनके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन, राजनीतिक भी और राजनयिक भी, दोनों के रिलेशन किस पर, हिंड ऑन मतलब डिपेंडेड ऑन, किस पर डिपेंड करते थे, वो डिपेंड करते थे हिंदूकुश माउंटेन के ऊपर, जितना जिसका कंट्रोल था। यानी हिंदूकुश माउंटेन जो अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में हिंदूकुश माउंटेन पर किए गए कब्ज़े के आधार पर ही इनके रिलेशन और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन बनते थे। ये जो हिंदूकुश माउंटेन है, ये अफ़गानिस्तान को ईरान और सेंट्रल एशिया से अलग करता था। मतलब अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया या ईरान के बीच में क्या था, हिंदूकुश माउंटेन। मतलब जिसका हिंदूकुश माउंटेन पर कंट्रोल हो गया तो वो क्या था, वही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरा कंट्रोल कर पाता था। तो वहाँ पर जो गार्ड करना है, वहाँ जो सुरक्षा थी, वो बहुत बड़ा काम था। All conqueror who sought to make their way into the Indian subcontinent had crossed the Hindu Kush to have access to North India। तो ये यही बता दिया गया है कि सभी विजेताओं को, सभी कन्क्वेरर जो आक्रमणकारी थे, उनको अगर इंडिया में अपना रास्ता बनाना था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना था, तो उसको हिंदूकुश को क्रॉस करना पड़ता था। जो उधर पाकिस्तान से ऊपर अफ़गानिस्तान की तरफ है हिंदूकुश माउंटेन, उसको क्रॉस करना पड़ता था हमारे नॉर्थ इंडिया तक पहुँचने के लिए। कॉन्स्टेंट एम ऑफ मुग़ल पॉलिसी वाज टू वार्ड ऑफ दिस पोटेंशियल डेंजर। मुग़लों ने भी लगातार यही एम बना रखा था कि उसको वार्ड ऑफ किया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए हिंदूकुश माउंटेन को। वहाँ तक अकबर ने अपना पूरा कब्ज़ा जमा रखा था और वहाँ तक कंट्रोल करना इनकी मेन स्ट्रेटजी थी। मेन वहाँ पर एक और क्या बात बताई गई है कि वहाँ पर सबसे बड़ा खतरा कौन से एरिया को था, काबुल और कंधार को था। दो थे वहाँ पर, एक काबुल और दूसरा कंधार। और जो एक कंटेंशन का कारण था, मतलब एक लालच, एक लॉब का, एक बॉर्न उसको कहा गया था। कंधार वाज ए बॉर्न ऑफ द कंटेंशन बिटवीन सफ़ाविड एंड मुग़ल। सफ़ाविड और मुग़लों के बीच में एक झगड़े की जड़ जो थी वो कंधार थी। बॉर्न ऑफ द कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़, तो वो झगड़े की जड़ थी। फोर्ट्रेस टाउन था कौन, कंधार। कंधार एक किलो वाला शहर। हैड इनिशियली बीन इन द पोजीशन ऑफ मुगल्स। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हुमायूं के कब्ज़े में रहा था, शुरुआत से ही हुमायूं के कब्ज़े में रहा था। पोजीशन मतलब कंट्रोल ऑफ द हुमायूं। बीच में कुछ टाइम के लिए सफ़ाविड ने इस पर कब्जा कर लिया था। फिर क्या हुआ, रिकन्क्वर्ड बाय अकबर। फिर क्या हुआ कि भाई जो उसका बेटा है अकबर ने दोबारा 1595 में इसको जीत लिया था कंधार को। जबकि सफ़ाविड दरबारी हमेशा अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मुग़लों के साथ बनाए रखे उन्होंने। राजनयिक जो एक देश के दूसरे देश के साथ या एक एम्पायर के दूसरे एम्पायर के साथ कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, जैसे इंडिया और चाइना के या इंडिया और पाकिस्तान के, ऐसे कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी होते हैं। तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाए रखे। इट कंटिन्यूड, लेकिन इट मतलब सफ़ाविड्स ने लगातार कंधार पर अपना दावा दिखाते रहे कि हम हमारे अंडर में है, कंधार हमारा है, ये दिखाते रहे। लेकिन अकबर ने उसको 1595 में जीत लिया था। 1613 में क्या हुआ, जहांगीर ने अपना एक डिप्लोमेटिक एनवॉय, अपना एक दूत भेजा, एक राजनयिक दूत भेजा। कहाँ पर, शाह अब्बास ये कौन था, ये सफ़ाविड रूलर था, इसके दरबार में भेजा ताकि वो मुग़लों के बारे में बता सके कि ये मुग़लों का ही कंट्रोल है कंधार पर। वहाँ पर इसलिए उसको भेजा था, लेकिन वो मिशन फेल रहा। जो उनको भेजा था, इनकी बात को शाह अब्बास ने नहीं माना। ये 1622 की सर्दी का टाइम की बात है, जब पर्शियन आर्मी ने कंधार पर अपना कब्ज़ा कर लिया। बेसिस्ड कंट्रोल, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की थी, लगातार वो अपनी इस गेम में लगा ही हुआ था, भले ही उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन मुग़लों के साथ बनाए रखे थे। द इल प्रिपेयर्ड मुग़ल गैरिसन वाज डिफीटेड। तो यहाँ पर मुग़लों ने कंधार की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था और सफ़ाविड की तरफ से बिल्कुल बेचिंत हो गए थे। तो उनकी कोई केयर नहीं कर रहे थे कि नहीं वो तो अब कोई कंधार पर कोई स्टेक नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी आर्मी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो वो हार गए। एंड हैड टू सरेंडर द फोर्ट्रेस एंड सिटी टू द सफ़ाविड। और वो जो किले थे और कंधार था शहर पूरा, वो सफ़ाविड को देना पड़ा था। किसको, मुग़लों को। मतलब लास्ट में सफ़ाविड ने कंधार को जीत लिया था।
एक तो ये था बियॉन्ड द फ्रंटियर का, मतलब अपनी सीमा रेखाओं से परे भी मुग़लों ने अपने रिलेशंस भी बना रखे थे और कन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। तो दोनों तरह के उनके पास मतलब दोनों तरह की बातें थीं। द ऑटोमन एंड द पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। अब ऑटोमन्स कौन, ये मुस्लिम से रिलेटेड आ गया, जो सऊदी अरेबिया, जो आपने 11th में पढ़ा था, सऊदी अरेबिया जहाँ पर मक्का और मदीना है, हज यात्रा की जाती है, तो वहाँ के बारे में भी मुग़लों ने मुग़लों के रिलेशंस थे वहाँ पर भी। द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द ऑटोमन वाज मार्क्ड बाय द कंसर्न टू एंश्योर फ्री मूवमेंट फॉर मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स इन द टेरिटरीज अंडर ऑटोमन कंट्रोल। अब मुग़लों की और ऑटोमन्स के आपसी रिश्ते को इसलिए बनाया गया था, मुग़लों ने मतलब उनके साथ अच्छे संबंध इसलिए बनाए थे ताकि मुग़लों के मर्चेंट्स और जो तीर्थयात्री हैं वो ऑटोमन एम्पायर या ऑटोमन एरिया में ईज़िली जा सके। उन पर कोई मतलब ना तो कोई उनके साथ लूटपाट करे और ना ही उनको कोई सताए या उनको जो है वायलेट करे, तो कोई भी, इसलिए मुग़लों ने उनके साथ अच्छे संबंध बनाए थे। दिस वॉज स्पेशली ट्रू फॉर द हिजाज, और ये स्पेशली हज मतलब जो हज के लिए जाते थे, हिजाज एरिया वहाँ का है हज वाला, तो दैट पार्ट ऑफ द ऑटोमन अरेबिया, तो जो सऊदी अरेबिया है उसका हिस्सा कौन सा था, एक हिजाज का एरिया, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर जो मक्का और मदीना है, तो वहाँ तक जाने के लिए मुग़लों ने ऑटोमन्स के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन बना लिए थे। मुग़ल एम्परर यूजुअली कंबाइंड रिलीजन एंड कॉमर्स बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्केंडाइज टू एडन एंड मोखा, बोथ रेड सी पोर्ट्स। मुग़ल राजाओं ने यूजुअली आमतौर से क्या किया था, अपने धर्म और व्यापार को इकट्ठा करना चाहा। कंबाइंड रिलीजन एंड कॉमर्स, यानी कि धर्म का धर्म हो जाए, यानी तीर्थ यात्रा की तीर्थ यात्रा हो जाए मक्का मदीना में, और साथ साथ वहाँ पर ट्रेडिंग भी हो जाए। तो ट्रेडिंग के लिए क्या करते थे वो, वहाँ पर है रेड सी, ऑटोमन ये सऊदी अरब के पास में है रेड सी, तो रेड सी की जो दो बंदरगाह है एडन और मोखा पर बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों को वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था। वहाँ से जो भी इनकम होती, उस इनकम को वहीं पर बांट दिया जाता था। तो ये किसने, मुग़ल राजाओं ने अपनी एक पॉलिसी अपनाई थी, वहीं पर बांट दिया जाता था। और किन में, दया याचना में, चैरिटी में बांट देते थे, क्योंकि इनके जो मुस्लिम से है या मुग़ल से हैं, मुग़ल एक्चुअल में देखा जाए तो मुस्लिम ही थे, तो इनमें क्या हो जाता है, इनकी जितनी जो टोटल इनकम होती है उस टोटल इनकम का 2.5% वो चैरिटी में दिया जाता है। तो ये इनके कुरान में लिखे हुए प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है, तो वहीं पर बांट दिया जाता था। फिर क्या हुआ, जैसे औरंगज़ेब का रूल आया, तो औरंगज़ेब ने देखा कि नहीं भाई ये तो मिस अप्रोप्रिएशन है, और ये जो पैसा है पैसे का की फिजूल खर्ची है, अगर वहाँ सऊदी अरेबिया में ही पैसा यूँ का यूँ जो है चैरिटी में दिया जाता है, तो इससे अच्छा है कि उस पैसे को क्यों ना हम इंडिया में ही बांट दें। इंडिया भी सेम एज वैसा ही घर है, भगवान का सेम एज वैसा ही घर है जैसे मक्का, मतलब वो क्या था कि क्यों पैसे को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उसको इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये वाली उनकी पॉलिसी थी, अलग अलग रूलर्स की अलग अलग पॉलिसीज़ थी। अब हम बात करते हैं तीसरा, और किसके साथ उनके रिलेशन थे। तो उनके साथ जो है जो मुग़ल रूलर्स थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ, जेसुइस्ट के साथ भी अपने अच्छे रिलेशन बनाए थे। और स्पेशली हम यहाँ पे बार बार जो है, क्योंकि चैप्टर में ज़्यादा अकबरनामा के बारे में है, और अकबरनामा में भी आईन अकबरी में है, और अकबरनामा का अगर जिक्र आ गया तो इसका मतलब अकबर के बारे में ज़्यादा चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छे रिलेशन बने थे वो अकबर के थे जेसुइस्ट के साथ। तो आप ये कहेंगे कि जेसुइस्ट कौन थे, जेसुइस्ट थे द मेंबर्स ऑफ द जीसस ऑफ सोसाइटी, जीसस सोसाइटी के मेंबर्स को जेसुइस्ट कहा जाता था। ये जैसे कि हमारे यहाँ पर पंडित होते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर उनके पादरी होते हैं या मिशनरीज होते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जेसुइस्ट्स होते थे। यूरोप रिसीव्ड नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट्स ऑफ जेसुइस्ट मिशनरीज, ट्रैवलर्स, मर्चेंट, डिप्लोमेट्स। अब यूरोप को हमारे इंडिया के बारे में कहाँ से ज्ञान हुआ था, वो तब हुआ था क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, बल्कि
उससे पहले यहाँ पर कुछ मिशनरीज आए थे, और वो जेसुइस्ट मिशनरी जैसे यहाँ पर आए, कुछ ट्रैवलर आए, कुछ मर्चेंट आए, डिप्लोमेट्स आए, तो उनसे ही यूरोप वालों को हमारे इंडिया के बारे में पता चला था कि कितना ज़्यादा धनी और कितना ज़्यादा समृद्ध देश है। इसलिए आगे बताया गया है कि द जेसुइस्ट अकाउंट्स आर द अर्लीस्ट इम्प्रेशन ऑफ द मुगल कोर्ट एवर रिकॉर्डेड बाय यूरोपियन राइटर्स। जेसुइस्ट अकाउंट्स, जो जेसुइस्ट ने यहाँ आकर जो भी विवरण तैयार किया था वो मुगल कोर्ट के बारे में, वो यूरोपियन राइटर के ऊपर पहली छाप थी, और यूरोपियन राइटर ने ये सारा रिकॉर्ड कर लिया था। क्या रिकॉर्ड किया था? जो जेसुइस्ट ने यूरोप में जाके बताया था वो सारा का सारा वहाँ यूरोपियन इतिहासकारों ने, यूरोपियन राइटर्स ने सारा रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि भाई द डिस्कवरी ऑफ ए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया एट द एंड ऑफ 14th सेंचुरी, एंड ऑफ 15th सेंचुरी। एंड ऑफ 15th सेंचुरी कब की बात कर रहे हैं? 1498 की। 1498 में वास्को डिगामा एक डायरेक्ट सी रूट से, समुद्री रास्ते से इंडिया में आए थे, तो 1498 में वो आए थे। तो एंड ऑफ द 15th सेंचुरी हो गया। तो पोर्टुगीज़ मर्चेंट्स ने हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्टेशन बना लिए थे कोस्टल एरियाज़ में, सूरत है या और भी कई जगह हैं जहाँ पर उन्होंने, पौंडीचेरी है, तो जहाँ पर इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर बना लिए थे आने के बाद। जब पुर्तगाली राजा है वो भी बड़ा इंटरेस्टेड था कि वो यहाँ क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करे, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए। पुर्तगाल का राजा जो यूरोप में पोर्टुगीज़ है, तो वहाँ का रूलर भी चाहता था कि क्यों ना इंडिया में क्रिश्चियनिटी को, ईसाईकरण कर दिया जाए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ा दिया जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ किससे पॉसिबल था? ये पॉसिबल था सोसाइटी ऑफ जीसस, मतलब वो पंडितों एक मंडल था, ये उनका एक ग्रुप बना हुआ था उनके पादरी का, तो जिसको सोसाइटी ऑफ जीसस कहते थे। और इसके जो फॉलोवर हुए उसको जेसुइस्ट का नाम दिया गया कि इन पादरियों, इन मिशनरीज़ के माध्यम से ही वहाँ पर इंडिया में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये कौन मान रहा था? पोर्टुगीज़ किंग। तो क्रिश्चियन मिशंस इंडिया में आए, 16th सेंचुरी में आए थे। और यहाँ पर पहले तो क्या था, उन्होंने ट्रेडिंग प्रोसेस के कारण ही यहाँ पर आए थे, एज वेल एज एम्पायर बिल्डिंग। अकबर वाज क्यूरियस अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैच्ड एन एम्बेसी टू गोवा टू इनवाइट जेसुइस्ट प्रीस्ट। अब क्या था, गोवा में आ गए थे, तो पुर्तगाली तो गोवा में ही आए थे सबसे पहले, यहाँ आकर उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर भी बनाए थे। तो अकबर ने क्या, वो बड़ा उत्सुक था क्रिश्चियनिटी के बारे में, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना चाहता था। कौन? अकबर। वो भले ही अनपढ़ था, बिल्कुल उन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वो बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा क्यूरियस रूलर था कि वो हर धर्म के बारे में जानने की उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा रहती थी। तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में इतनी क्यूरियोसिटी होते हुए एक गोवा में अपनी एक एम्बेसी भेजी। एम्बेसी मतलब दूत मंडल, अपने दूतों का, अपने एम्बेसडर का पूरा ग्रुप वहाँ पर भेज दिया ताकि वो जेसुइस्ट प्रीस्ट को इनवाइट कर सके। तो वहाँ से सारे ईसाई पादरियों को बुला लिया अकबर ने। तो पहला जेसुइस्ट मिशन कब आया था मुग़ल कोर्ट में? तो वो आया था 1580 में। और कब, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी उस टाइम पे इन्होंने अपनी कैपिटल बना रखी थी, तो अपनी कैपिटल में ही उन्होंने पहला जेसुइस्ट मिशन बुलाया था। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट भी लिखा हुआ है। उसके बाद वो 2 साल तक वहाँ पर रहा था। 2 साल जब रहा उनके दरबार में, तो टॉपिक्स को लेकर डिस्कस हुआ करते थे, डिबेट्स होती थी। जो जेसुइट्स है वो अकबर को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे। इवन उलेमा के साथ भी अपने विशेषताओं की डिबेट होती थी कि क्रिश्चियनिटी में क्या विशेषता है, और ये उलेमा मतलब उनके मुस्लिम रिलीजन में क्या विशेषता, तो आपस में इनकी डिबेटिंग होती रहती थी। उसके फिर ये कहते 2 और मिशन यहाँ पर इंडिया में आए थे, वो अकबर के दरबार में ही आए थे, एक 1591 में और एक 1595 में। तो ये कहाँ पर आए थे? ये लाहौर में आए थे। इस टाइम पे क्या था, लाहौर को उन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया था। तो ये 2 तो लाहौर में मिशन आए थे और एक आया था फतेहपुर सीकरी में। जेसुइस्ट अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन द पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड शेड लाइट ऑन द कैरेक्टर एंड माइंड ऑफ द एम्परर। कहते हैं कि जेसुइस्ट के जो भी विवरण हैं उन्होंने क्या, वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहे थे। जिसको जैसा लगा, जिस पादरी को जैसा लगा दरबार में, वही वो लिखते चले गए। उन्होंने राजा के दिमाग और उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ लिखा है अपने अकाउंट्स के अंदर।
जो पब्लिक असेंबलीज होती थी तो जेसुइस्ट भी वहाँ पे साथ में रहते थे और बिल्कुल राजा के सिंहासन के पास में ही बैठते थे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते थे वो। साथ साथ क्या था, अब जो जेसुइस्ट मिशनरी थे, मुग़ल राजा इन जेसुइस्ट मिशनरीज़ को अपने कैंपेन, अपने अभियानों में भेजते थे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इनको अपॉइंट करते थे। ट्यूटर मतलब एक ट्यूटर का काम भी करते, ट्यूशन भी पढ़ाते थे उनके बच्चों को। इवन एक कंपेनियन का काम, जब भी राजा कभी लेजर आवर होते, कभी फ्री होता तो जेसुइस्ट को के साथ अपना टाइम बिताते थे, उनके साथ डिस्कस करता रहता। कौन? ये अकबर राजा। तो कह रहे हैं कि जेसुइस्ट अकाउंट corroborate the information given in personal chronicles about state officials and the general conditions of life in Mughal time। जो जेसुइस्ट अकाउंट में लिखा गया वो अकाउंट पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, कोरोबोरेट कर रहा है, वैसा ही कर रहा है जैसे पर्शियन क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ है, जैसे अकबरनामा में लिखा हुआ है, वैसा ही सेम जेसुइस्ट अकाउंट्स के अंदर भी लिखा हुआ मिला है। तो इससे बात जो है पूरी तरह से मतलब वेरीफाई हो जाते हैं, यहाँ भी मुग़ल दरबार में इस तरह का काम होता था, ऐसे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, ऐसे उनका दरबार लगता था। अभी यहाँ पे कह रहे हैं द एक्सेसिबल एम्परर, कि राजा तक पहुँच कैसे होती थी। राजा तक पहुँचना, अकबर तक पहुँचना बड़ा इजी था। क्यों? क्योंकि उनका डेली रूटीन ऐसा था कि सुबह उठना है, अपनी प्रेयर करनी है, झरोखा दर्शन करना है, फिर दीवाने आम में जाना है, फिर दीवाने खास में जाना होता था। तो इस तरीके से क्या था, उन तक पहुँचना बड़ा ईजी था। ऐसे ही जो जहांगीर है, उन्होंने क्या अपनी एक जंजीर लगवा दी थी, एक चेन लगवा दी थी, चेन ऑफ जस्टिस, तो इससे उन तक सारी बातें पहुंच जाती थी। तो ये कह रहे कि एम्परर तक पहुंचना बड़ा इजी था। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये मॉन्सेरेट ने बताया। मॉन्सेरेट कौन था? हु वाज मॉन्सेरेट? अब ये कहते हैं ना हु वाज मॉन्सेरेट। मॉन्सेरेट कौन था? तो मॉन्सेरेट ही वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट जेसुइस्ट मिशन टू इंडिया में आने वाला जो पहला मिशन था 1580 में जो आया था, उसका एक मेंबर था मॉन्सेरेट। तो इसने क्या बताया है? इसने ये कहता है इट इज़ हार्ड टू एग्जैक्रेट हाउ एक्सेसिबल ही मेक्स हिमसेल्फ टू ऑल हु विश ऑडियंस ऑफ हिम। ऑडियंस ऑफ हिम, राजा से मिलना चाहते, जो लोग राजा से मिलना चाहते थे तो उन तक पहुंचना बड़ा इजी था। ये बात हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकते। ये एग्जैक्रेट मतलब अतिशयोक्ति करना बड़ा मुश्किल काम है कि राजा तक पहुंचना बड़ा इजी था। For he creates an opportunity almost every day for any of the common people or of the noble to see him। यानी कि वो हर एक को मौका देते थे, हर रोज़ एक मौका देते, जैसे जोरोखा दर्शन हो गया या दीवाने आम या दीवाने खास में बैठना। तो कोई भी बंदा उनके पास जाता, उनसे कन्वर्स कर सकता था। कन्वर्स मतलब उनसे बात कर सकता था। उन्होंने इंडिव्योर किया, कोशिश की कि अपने आप प्लेजेंट स्पोकन रहना, बिल्कुल मधुर भाषी होना, सॉफ्ट स्पोकन, साथ ही साथ अफेबल रहते थे। अफेबल मतलब मिलनसार। वो उन्होंने कभी भी कोई कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाया, कोई भी सीवर जो है बिहेवियर नहीं था उनका लोगों के प्रति। एंड इट इज़ वेरी रिमार्केबल हाउ ग्रेट एन इफेक्ट दिस कॉर्टेसी एंड द अफेबिलिटी हैज़ इन अटैचिंग हिम टू द माइंड्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। और उनका यही तरीका, ये कौन सा तरीका? उनका अच्छे विचार और अच्छे उनका मिलनसार तरीका, इसके कारण ही वो अपनी प्रजा पर के दिमाग पर पूरी तरह से उनका प्रभाव था, मतलब पूरी तरह से छाए हुए थे, अपनी प्रजा पर पूरा उनका कंट्रोल था। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। अब जो फॉर्मल रिलीजन थे उनके बारे में वो क्वेश्चनिंग करते रहते थे। क्वेश्चनिंग करना मतलब क्रिश्चियनिटी के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और यहाँ तक कि जो जेसुइस्ट आए उन्होंने तो ये कह दिया कि इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड होकर वो बात करते थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया हो। तो यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया था, बट ऐसा नहीं था रियल में, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। एक बार उनके माइंड में आया भी था, बट वो विचार उनके बदल गए थे। किनके? अकबर के। हाई रिस्पेक्ट शोन बाय द अकबर टुवर्ड द मेंबर ऑफ द जेसुइस्ट मिशन इम्प्रेस्ड देम डायरेक्टली। मतलब अकबर का जेसुइस्ट मेंबर के प्रति इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, मतलब 3 उन्होंने यहाँ पर मिशन भी बुलाए, तीनों को रिस्पेक्ट देना, गोवा से स्पेशली बुलाना, तो इतनी ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी थी, तो इससे जेसुइस्ट पर बहुत ज़्यादा इनका असर आया था। इम्प्रेस्ड देम डीपली।
They interpreted the emperor open interest in the doctrine of Christianity as a sign of his acceptance of their faith. They interpreted मतलब जेसुइस्ट ने ये बताया, ये इंटरप्रेट किया, एक्सप्लेन किया कि एम्परर का जो ओपन माइंडेड था, ओपन इंटरेस्ट था क्रिश्चियनिटी के प्रति, वो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस फेथ मतलब क्रिश्चियनिटी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हो. This can be understood in the light of the prevailing climate of the religious intolerance in Western Europe. और ये इसलिए बताया गया, इसलिए समझा गया क्योंकि उस टाइम पे जो वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है, वेस्टर्न यूरोप जो पुर्तगाल का, इधर का पुर्तगाल, स्पेन, वो वेस्टर्न यूरोप का जो हिस्सा था, वहाँ पर उस टाइम पे रिलीजियस इंटॉलरेंस चल रहा था, धार्मिक असहिष्णुता, मतलब एक दूसरे के धर्म को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई भी सहन नहीं कर रहा था. तो वही माहौल उनको यहाँ पर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा था. मॉन्सेरेट ने बताया द किंग केयर्ड लिटिल, राजा बहुत कम ध्यान देता था किसकी तरफ, लोगों की तरफ, मतलब लोगों को उनका रिलीजन फॉलो करने की परमिशन दे दी. तो मॉन्सेरेट ने कहा कि ये जो है ये लोगों का तिरस्कार था, ये लोगों का अपमान था, वास्तव में देखा जाए तो लोगों का अपमान था, जो राजा उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. तो राजा ने तो वो ध्यान नहीं दिया था ना कि भाई वो उनके कोई भी जिस रिलीजन को जो प्रोपोगेट करना चाहते हैं वो उसको अपनाए, जिसमें पूजा करना चाहते हैं वो पूजा करें. लेकिन इस बात को मॉन्सेरेट ने कहा कि नहीं, ये बात तो गलत थी, राजा ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था. तो अकबर की रिलीजियस नॉलेज को गेन करने की बहुत ज़्यादा चाह रहती थी, क्वेस्ट रहती थी, और उनकी इंटरफेथ डिबेट होती रहती थी. इंटरफेथ डिबेट मतलब अलग अलग धर्मों के जो पृष्ठ थे उनको बिठा लिया था उन्होंने अपने इबादत खाना होता था जहाँ पर उनकी वो चलती थी, डिबेट्स चलती थी, उसको क्या बोलते थे, इबादत खाना. तो अलग अलग प्लेस थे, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, किताब खाना, इबादत खाना. तो ऐसे ही फतेहपुर सीकरी में था इबादत खाना, इबादत जहाँ पे पूजा की जाती थी, वर्शिपिंग होती थी, इबादत करना. तो वहाँ पर सारे पढ़े लिखे मुसलमान, हिंदू, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस को वो की मीटिंग होती थी. और यहाँ पर ये जो फ़ोटो दिखा रखा है ये उन्हीं का है. ये देखो, ये क्रिश्चियंस का हो गया है, जेसुइस्ट का, तो कहीं पर जैनी है, ये वाइट कलर में मे भी जैनी होंगे, और ऐसे ही पारसीज हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, उलेमाज मुस्लिम्स में. तो ये बीच में अकबर बैठे हुए. तो ऐसे क्या था, ये इन्होंने इबादत खाना में सबको बिठाया हुआ था और इससे नॉलेज गेन करते थे. अकबर की जो रिलीजियस व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गए, धार्मिकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई थी. क्यों? क्योंकि वो हमेशा स्कॉलर्स के साथ बातचीत करते रहते थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की थी. इंक्रीजिंगली, धीरे धीरे करके ही मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक वेज, जो एक कट्टरपंथी मुस्लिम तरीका था उससे वो हटते चले गए और उन्होंने अपने आप एक चूज़र बन गए, सेल्फ कंसीव्ड इलेक्टिक क्या होता है, चूज़र, ग्राही, ग्रहण करने वाला. तो वो अपने आप एक ऐसे एक ग्राही बन गए जो डिवाइनिटी वर्शिप पर फोकस किया था, जिन्होंने मतलब लाइट और सन की पूजा करनी शुरू कर दी थी. तो जैसे एक प्रकाश उनके अंदर आता है वैसे ही एक डिवाइनिटी को उन्होंने फॉलो किया था. वी हैव सीन दैट अकबर एंड अब्दुल फजल क्रिएटेड फिलोसफी ऑफ लाइट एंड यूज्ड इट टू शेप द इमेज ऑफ द काइंड एंड आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट. अकबर और अबुल फजल दोनों ने मिलकर एक प्रकाश का दर्शन तैयार किया था, जैसे सुलह ए कूल वाला. ये उन्होंने अपनाया था. ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं थे, सेकुलर माइंडेड थे, सभी लोगों को बराबर का दर्जा उन्होंने दिया था. इवन इन दिस ए डिवाइनली इंस्पायर्ड इंडिविजुअल किसके लिए यूज़ किया अकबर, मतलब एक दैवीय रूप से प्रेरित अकबर ने अपनी पूरे लोगों पर, अपनी प्रजा पर, अपने दुश्मनों पर सुप्रीम सॉवरेनिटी कर रखी थी, पूरा कंट्रोल किया हुआ था. तो ये किसके कारण था, ये उनके इस डिवाइनिटी आइडियोलॉजी के कारण ही ऐसा था. यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, होम इन द हैरम. हैरम हमने पढ़ा था, एक सेक्रेट प्लेस जहाँ पर सारी लेडीज़ रहती थी, लेडीज स्टाफ, उनका माँ, बहन, बेटी, सब कोई कहाँ पे रहते थे, मुगलों के दरबार में हैरम में रहते थे. हैरम में एक होम प्रथा निभाई जाती थी और ये भी है,
ये अब्दुल कादिर बदाऊनी ने बताया है, अपने एक बुक में लिखा था। ये कौन थे? अब्दुल कादिर बदाऊनी। वो एक धर्म विज्ञानी थे, धर्म के ज्ञाता थे और एक दरबारी भी थे। तो लेकिन ये क्या था, ये जो उनके एम्प्लॉयर हैं, जो भी जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था, मीर बख्शी जैसे, उनकी पॉलिसीज़ का ये के आलोचक थे। और लेकिन ये नहीं चाहते थे कि उनकी बुक पब्लिकली जो है वो पब्लिश हो। वो अपने कंटेंट को सब में नहीं बताना चाहते थे। फिर भी क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो महामहिम है वो जवानी से ही, फ्रॉम हिज यूथ, जवानी से ही, इन कम्प्लीमेंट टू हिज वाइफ्स, अपनी वाइफ्स को खुश करने के लिए, उनकी वाइफ कौन सी थी? जैसे कि हिंदू राजाओं की जो राजकुमारियाँ थी, बेटियां थी, वो इनकी वाइफ थी। और वो क्या करते थे, हिज मजेस्टी मतलब राजा, रूलर, एक ऐसा होम इन हैरम परफॉर्म करते थे। एक प्रथा थी, एक हवन की तरह किया करते थे हैरम के अंदर। तो ये मनाया जाता था। और फायर वर्शिप, जैसे हम हवन करते हैं तो ऐसे ही वो भी फायर वर्शिपिंग करते थे, आग की पूजा की जाती थी। बट ऑन द न्यू ईयर ऑफ द 25th रेगनल ईयर, लेकिन जब उनके शासनकाल के 25 साल हो गए थे 1578 में, 25 साल होने के बाद उन्होंने ये काम पब्लिकली कर दिया था, सबके सामने करना शुरू कर दिया था। यानी कि उन्होंने सन और फायर को प्रोस्ट्रेट किया था। प्रोस्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? दंडवत प्रणाम, झुक लेट कर प्रणाम करना। मतलब पूरी तरह से उन्होंने मान लिया था कि हाँ भाई, आग और सूर्य की पूजा से भी समृद्धि होती है। इन द इवनिंग द वॉल कोर्ट हैड टू राइज अप रिस्पेक्टफुली व्हेन द लैम्प्स एंड कैंडल्स वर लाइटेड। और ये तब की बात है, शाम को जब लैंप और कैंडल जलाए गए तो पूरे कोर्ट को इस रिस्पेक्ट में, इस आदर में खड़ा होना पड़ा था जब भी लैंप और वो जलाए गए थे। तो ये था होम इन द हैरम। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आप सारे वीडियोज़ को बार बार देखें तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।